नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें मराठों के अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष का अध्ययन कर रहे हैं हम। मराठों के अंग्रेज़ों के साथ में 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। मराठा शक्ति उस समय 5 मुख्य भागों में विभाजित थी। सबसे प्रमुख उनमें थे पेशवा, जिनकी राजधानी पूना में थी। उसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोंसले। ये 5 प्रमुख शक्तियाँ आपस में संघर्षरत थीं और इसीलिए इनकी शक्तियों का विभाजन हो गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ और इसके बाद लगभग 20 वर्षों तक कोई संघर्ष अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में नहीं हुआ। इसके पश्चात 1796 में पेशवा बाजीराव द्वितीय नए पेशवा बने और सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। जब तक नाना फडणवीस जीवित थे, उन्होंने मराठों में एकता बनाए रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात ये पांचों शक्तियां आपस में संघर्षरत हो गई और इसके पश्चात जो घटनाक्रम है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में उभरे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का पीरियड 1803 से 1805 के बीच में था और इसकी प्रमुख घटनाएं थी पूना का युद्ध, जो पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना और होलकर की सेना के मध्य हुआ था। इसके पश्चात बसीन की संधि, जो पेशवा और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। इसके पश्चात 1803 में सिंधिया और भोंसले दोनों पराजित हुए अंग्रेज़ों से और अंततः भोंसले, सिंधिया और होलकर, इनके साथ अंग्रेज़ों की विभिन्न संधियां हुई, जिन्हें देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजघाट की संधि के रूप में जाना जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय एक निर्बल शासक था और वह अन्य मराठा शक्तियों का सहयोग चाहता था। ऐसी स्थिति में ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया और इंदौर के शासक जसवंतराव होलकर, दोनों का यही प्रयास था कि वे अपना प्रभाव पेशवा पर स्थापित कर सकें। अंततः पेशवा दौलतराव सिंधिया के संरक्षण में चला गया और इस प्रकार बाजीराव और सिंधिया की सेना होलकर के विरुद्ध हो गई। होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया और इसके पश्चात उसने राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को अगला पेशवा घोषित कर दिया। इन घटनाओं से पेशवा भयभीत हुआ और उसने बसीन जाकर अंग्रेज़ों के साथ संधि करने का प्रयास किया। लॉर्ड वेलिस्ले ऐसे ही किसी अवसर की तलाश में था ताकि दक्षिण में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत किया जा सके। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य पूना के पेशवा और ब्रिटिश सरकार के मध्य 1802 में एक संधि स्थापित हुई, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। बसीन की संधि के अनुसार पेशवा ने अंग्रेज़ी संरक्षण को स्वीकार कर लिया। उसने अपने राज्य में 6000 अंग्रेज़ सैनिकों की एक सेना रखना स्वीकार किया और इसके खर्चे के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय का भूभाग अंग्रेज़ों को दिया। पेशवा ने यह भी स्वीकार किया कि बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को
नियुक्ति या निमंत्रण नहीं देगा और अपने राज्य में रहने का अनुमति भी प्रदान नहीं करेगा। उसने सूरत का नगर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। हैदराबाद के निज़ाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार भी उसने त्याग दिया और अपने सारे विदेशी मामले कंपनी को सौंप दिए और यह भी तय किया कि भविष्य में किसी भी राज्य के साथ युद्ध, संधि अथवा अन्य व्यवहार अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना नहीं करेगा। बसीन की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा बनाया। इस संधि के पश्चात मराठा शक्तियों ने आपस में एक होने का प्रयास किया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आपसी वैमनस्य को बुलाने का प्रयास किया और इसके पश्चात सिंधिया और भोंसले ने एक संयुक्त सेना का निर्माण किया। होलकर इसमें शामिल नहीं हुआ और जब लॉर्ड वेलेस्ली को इस बात की सूचना मिली तो उसने 1803 में मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और आर्थर वेलेस्ली तथा जनरल लेक के नेतृत्व में सेनाएं मराठों के विरुद्ध भेजी। असाई और अरगांव में अंग्रेज़ों से पराजित होने के पश्चात भोंसले ने अंग्रेज़ों से देवगढ़ की संधि स्थापित की, जिसके अंतर्गत उसने सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार किया और अपने प्रदेश के कटक और वर्धा नदी के आसपास के क्षेत्र भी अंग्रेज़ों को दे। जनरल लेक ने अलीगढ़ और दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात भरतपुर पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके भरतपुर के शासक के साथ सहायक संधि स्थापित की। इसके पश्चात उसने आगरा को पराजित किया और लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया की सेना को पराजित किया। इसके पश्चात सिंधिया के लिए अंग्रेज़ों के साथ संधि करना आवश्यक हो गया और 1803 में ही उसने अंग्रेज़ों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि स्थापित की, जिसके अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, गुजरात के कई हिस्से, जयपुर और जोधपुर का प्रदेश अंग्रेज़ों को दे दिए और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को भी अपने राज्य में रखना स्वीकार किया। इसके बदले अंग्रेज़ों ने सिंधिया को पूरी तरह सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। सिंधिया और भोंसले दोनों ही बसीन की संधि की शर्तों को भी स्वीकार कर चुके थे और इस प्रकार काफ़ी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। लेकिन मराठा शक्ति का एक प्रमुख स्तंभ होलकर अभी शेष था और उसने अंग्रेज़ों के साथ अपना संघर्ष प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उसने राजपूताना के क्षेत्र में कंपनी के मित्र राज्यों पर आक्रमण किया और इसके पश्चात उसने भरतपुर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक के साथ संधि स्थापित की। हालांकि भरतपुर पहले ही अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि स्थापित कर चुका था, लेकिन उसने इस संधि को ठुकराते हुए होलकर का समर्थन किया। इसके पश्चात होलकर दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और इसके पश्चात इंदौर पर अधिकार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भेजी ताकि होलकर पर दबाव बनाया जा सके। जब होलकर को इस बात की सूचना हुई तो उसने दिल्ली का घेरा उठाकर वापस इंदौर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में उसका अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष हुआ। इसके पश्चात भी अन्य युद्धों में होलकर पराजित हुआ, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। भरतपुर के शासक ने होलकर का समर्थन किया था और इसीलिए जनरल लेक ने भरतपुर
के दुर्ग को घेरा। उसने 4 बार आक्रमण भी किए, लेकिन भरतपुर के शासक को पराजित नहीं कर सका और अंततः उसे एक शांति संधि करनी पड़ी। इस प्रकार जनरल लेक ने भरतपुर के साथ संघर्ष करके अपना काफ़ी समय खराब किया और इस प्रकार से होल्कर की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया और इसीलिए उसकी अत्यधिक आलोचना भी हुई और लॉर्ड वेलेस्ली को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार अधिकतर मराठा प्रमुखों की शक्ति समाप्त हुई और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। 1805 ईस्वी में होल्कर को भी अंग्रेज़ों के साथ राजघाट की संधि स्थापित करनी पड़ी, जिसमें उसने टोंक और बूंदी के प्रदेश अंग्रेज़ों को दिए।